जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू A to Z स्टडी। दोस्तों आज है 19 मई और 19 मई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स सब कुछ हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछा जाता है और उस प्रश्न का अगर आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो नेक्स्ट डे के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो यह इंटरनेशनल म्यूजियम डे यह हर साल 18 मई को मनाया जाता है। यह हर साल 18 मई को सांस्कृतिक आदान प्रदान, जागरूकता और लोगों में आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए ICOM के द्वारा मनाया जाता है। ICOM यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद। और वर्तमान में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के प्रेसिडेंट हैं सुये ओकोशी। और इस साल जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया है इसकी विषय रही है म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्त, वुहान डायरी डिस्पैच्ड फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी ये एक बुक पब्लिश हुई है जिसका नाम है वुहान डायरी डिस्पैच्ड फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। वुहान ये वही शहर है जहाँ से कोरोना वायरस फैला था, जहाँ के लैब से कोरोना वायरस फैला था। चीन के शहर है वुहान और इसी शहर के एक लेखक हैं चीन के साहित्यकार फैंग फैंग। उन्होंने ये बुक लिखी है वुहान डायरी डिस्पैच्ड फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। इस बुक में उन्होंने वो एक्सपीरियंस लिखी है जो उन्होंने चीन में जब लॉकडाउन लगा था तो उन्होंने जो झेला था, वही अपनी एक्सपीरियंस लिखी है। उस लॉकडाउन में इन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और क्या क्या सीख मिला। तो इस बुक के ऑथर है फैंग फैंग और ये बुक अब इंडिया में भी अवेलेबल हो चुकी है, ऑनलाइन बुक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैंग फैंग इस बुक के ऑथर हैं। और ऑप्शन नंबर बी में जो आपको दिख रहे हैं ओल्गा टुकर्सबर्ग, ये ओल्गा टुकर्सबर्ग इन्हें 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और इसके साथ साथ 2018 का मान बुकर प्राइज भी इन्हें मिला था। इनकी बुक थी फ्लाइट्स और फ्लाइट्स बुक के लिए इन्हें 2018 का मान बुकर प्राइज मिला था और 2018 का साहित्य का नोबेल प्राइज भी मिला था। और ऑप्शन नंबर सी में जो है पीटर हैंडके, इन्हें मिला है 2019 का साहित्य का नोबेल प्राइज। पीटर हैंडके को मिला है 2019 का साहित्य का नोबेल प्राइज और ओल्गा टुकर्सबर्ग को मिला है 2018 का साहित्य का नोबेल प्राइज। और जैक मा जो ऑप्शन नंबर 1 में है ये चीन के बिजनेसमैन हैं, जो अलीबाबा कंपनी है चीन की उसके ये को फाउंडर हैं और ये 2019 तक उसके चेयरमैन भी थे, लेकिन अब उसके चेयरमैन से इस्तीफा दे दिए थे 2019 में। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस देश के ओपेक गवर्नर हुसैन कजमपोर अर्देबिली का निधन हो गया है? तो ये हुसैन कजमपोर अर्देबिली ये ईरान के ओपेक के गवर्नर थे और इन्हीं का भी निधन हो गया है। ये ओपेक क्या है? तो ये ओपेक तेल निर्यातक देशों का समूह है और वर्तमान में ओपेक में टोटल 13 देश हैं। ओपेक का फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि कुछ देशों का समूह है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं और इसके वर्तमान में 13 सदस्य हैं। 2019 में कतार ओपेक की सदस्यता त्याग दिया था। 2019 तक ओपेक के टोटल 14 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में ओपेक के 13 ही सदस्य हैं। ओपेक का स्थापना हुआ था 1960 में और इसका हेड क्वार्टर है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में और इसके संस्थापक देश में से एक है ईरान। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय 5 देश इसके सदस्य थे। तो ईरान के ये गवर्नर थे ओपेक के। ईरान की कैपिटल है तेहरान, ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी और ईरान की पार्लियामेंट का नाम है मजलिस। और ईरान ने अभी हाल ही में अपनी करेंसी चेंज की है। ईरान की करेंसी थी रियाल और रियाल को चेंज करके अब ईरान की करेंसी हो गई है टोमन, जहां 10,000 टोमन इक्वल टू 1 रियाल होता है। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने? तो अब इजराइल के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं बेंजामिन नेतान्याहू। ये टोटल 5वीं बार इस बार प्रधानमंत्री बन गए हैं इजराइल के और ये इस बार अगले 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के।
18 महीने बाद वहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे बेनी गैंट्स, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इस बार बेंजामिन नेतान्याहू की सरकार अलायंस से बनी है, तो अभी 18 महीने तक बेंजामिन नेतान्याहू रहेंगे इजराइल के प्रधानमंत्री, और 18 महीने तक बेनी गैंट्स ये रहेंगे इजराइल के रक्षा मंत्री, और 18 महीने के बाद बेनी गैंट्स हो जाएंगे इजराइल के प्रधानमंत्री और बेंजामिन नेतान्याहू हो जाएंगे इजराइल के रक्षा मंत्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बेंजामिन नेतान्याहू फिर से बन गए हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये मैप में देखते हैं ग्लोब पर, ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा ग्रीन कलर का, यही है इजराइल। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और इजराइल की मुद्रा है शेकेल, और अब इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं बेंजामिन नेतान्याहू। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है दोस्त, भारत ने किस देश को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किया है? तो अभी भारत ने अपने पड़ोसी देश नेपाल को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट भेजा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। अब नेपाल के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो आपको ग्लोब पे दिख रहा है ग्रीन कलर का, यही है नेपाल। यह है अपना देश भारत, और भारत के उत्तर में है नेपाल। नेपाल के पड़ोसी देश हैं भारत और चाइना। यह 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है और 1 ओर से चीन है इसके। नेपाल भारत के टोटल 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। वो 5 राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। 5 राज्यों से भारत की ये सीमा साझा करता है। और दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं में से 8 सिर्फ नेपाल में ही है, जिसमें से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर मत्था कहा जाता है, वो भी नेपाल में ही है। और माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट है 8,848 किलोमीटर। और नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री मतलब कि ये चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, यानी कि इस देश के आसपास कोई भी समुद्र नहीं है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। नेपाल की राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, और नेपाल की मुद्रा है रुपया, नेपाली रुपया। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को किसने मंजूरी दी है? तो अभी DTIS यानी कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, इसको मंजूरी दे दी है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। इस स्कीम के तहत अब निजी क्षेत्र की जो यानी कि जो प्राइवेट क्षेत्र की जो रक्षा और एरोस्पेस कंपनीज है, उन सबको सस्ती सुविधाओं का परीक्षण के साथ साथ उनके द्वारा डिजाइन किए गए हथियार को भी अब मान्य घोषित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो अभी नाबार्ड, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। तो अभी ये नाबार्ड मुंबई ने पंजाब राज्य को 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलते अब पंजाब के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो मैप में आपको दिख रहा है रेड कलर का, यही है पंजाब। पंजाब भारत के टोटल 3 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ एक पड़ोसी देश से भी अपनी सीमा साझा करता है। पाकिस्तान से भी अपनी सीमा साझा करता है पड़ोसी देश। इसके अलावा यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से भी अपनी सीमा साझा करता है। और 3 राज्य राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के CM हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और पंजाब के गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने चरण पादुका अभियान की शुरुआत की है? तो चरण पादुका अभियान की शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने। ये अभियान है प्रवासी मजदूरों के लिए जो मध्य प्रदेश से होते हुए गुजर रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश से होते हुए नंगे पैर गुजर रहे हैं, वैसे मजदूरों को चप्पल और जूते उपलब्ध करा रही है मध्य प्रदेश सरकार इस चरण पादुका अभियान से। और इस अभियान की शुरुआत सबसे पहले हुई है मध्य प्रदेश के इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो ये मैप में जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, यही है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश टोटल 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र,
छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस ये हर साल मनाया जाता है 16 मई को। इस साल भी 16 मई को मनाया गया राष्ट्रीय डेंगू दिवस। इसे मनाने का उद्देश्य है डेंगू के बारे में जागरूकता तथा रोकथाम के उपायों में सुधार करना, और इसे मनाता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ये थी आज की लास्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्विज पर। पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था 16 मई को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना था। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो सिक्किम भारत का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। वो अपने आप को स्वतंत्र रखा चाहा था। फिर 1975 में सिक्किम के काजी, सिक्किम राजवंश के जो काजी थे, जिन्हें हम प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं, उन्होंने भारतीय सांसद से आग्रह करके सिक्किम को भारत का हिस्सा बनवा लिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम। तो कल के प्रश्न का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनके नाम हैं अक्षय कुमार, विकास खटकर, गगन ठाकुर, कार्तिक कामने, दशरथ डान, गोपाल जी सिंह, रंजन कुमार, अभिषेक सिंह, दीपेंद्र सिंह, राहुल कुमार, आलोक तिवारी, अर्नब पॉल, अभिषेक कुमार, मनोज गारिया, आरिफ हुसैन, शुभम जाम्बा, प्रेमचंद प्रसाद, मनीष रॉय और जी सिंह। इन सारे लोगों ने कल के प्रश्न का सही जवाब दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो आज के क्वेश्चन ऑफ द डे आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ की बैठक संपन्न हुई है। एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है कि इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है। अभी एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, तो उसी की अध्यक्षता जिस देश ने की है उस देश का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और साथ साथ उस देश के प्रेसिडेंट, उस देश की करेंसी और उस देश के कैपिटल, इतना कुछ आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो यहीं पे इस आज की वीडियो एंड करते हैं। अब मिलते हैं कल फिर से 6 AM लाइव। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर।